तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आई हूँ चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, इतना तो आपको पता होगा। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किस टॉपिक से? एजियोट्रॉफिक मिक्सचर्स से। ठीक है बच्चों, तो लेट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग का जो पहला टॉपिक है एजियोट्रॉफिक मिक्सचर, तो सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं कि एजियोट्रॉफिक मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एजियोट्रॉफिक मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एजियोट्रॉफिक मिक्सचर होता क्या है। A mixture of two liquid which boils at a particular temperature like a pure liquid। देखो, ऐसा कोई मिक्सचर 2 लिक्विड्स का जो कि बॉयल हो रहा है क्या? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो भी कैसे? एकदम प्योर लिक्विड की तरह। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे मान लो कोई भी 2 अलग अलग लिक्विड हमने लिया और उसको मिक्स कर दिया, तो वो एकदम प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड डिस्टिल्स ओवर इन द सेम कंपोजिशन कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या होगा, लिक्विड जब बॉयल होता है, ठीक है, तो वो सेम कंपोजिशन में बॉयल होता है पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और दीज आर फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये किससे फॉर्म होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो सिंपल था, एजियोट्रॉफिक मिक्सचर क्या होता है? कोई 2 लिक्विड्स का जो कि अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनको हमने एक में मिक्स कर दिया और वो एकदम प्योर लिक्विड बन गया, मतलब एक टाइप का लिक्विड बन गया। ठीक है, मिक्स होके एकदम सेम हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देते तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है। किसकी? लिक्विड की बात हो रही है। कोई 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया और उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं और वो क्या बन गया? एकदम प्योर लिक्विड बन गया है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्म किससे होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अब इसके 2 टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है बच्चों। देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर्स which shows positive deviation from ideal behavior। तो देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म किससे होता है? 2 लिक्विड पेयर से जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आइडियल बिहेवियर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमारा फॉर्म होता है 2 लिक्विड पेयर से जो कि शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सच एजियोट्रॉप्स हैव बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब इनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपोनेंट से उनके। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH और H2O का। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं बच्चों। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर, यहाँ पे पेयर होगा बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किससे फॉर्म होता है? जो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। किससे? राउल्ट्स लॉ से। जो हमारा ऐसा कोई लिक्विड पेयर जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसी को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। और ऐसे एजियोट्रॉप्स के पास बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है आइदर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाता है इन एजियोट्रॉप्स के पास। और एग्जांपल क्या आता है? H2O प्लस HCl और H2O का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको एजियोट्रॉफिक मिक्सचर तो समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है बट थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से वो हम लोग समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों?
colligative properties are those properties which does not depend on nature of solute particle. तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब नेचर कैसा मैम? जैसे कि उनके मास हो गए, चार्ज हो गए, वॉल्यूम हो गए, डेंसिटी हो गए, ये सब चीजों पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करता है। किसके? सॉल्यूट पार्टिकल के। ठीक, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करता है, बट ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, सिर्फ, और इसके अलावा वो किसी और चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, चाहे नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी ले लो, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का कितना नंबर है, बस इतना ही। ठीक, अब इसके 4 टाइप होते हैं बच्चों, ध्यान देना। पहला होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, ये चारों कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से समझ लो, बट मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि इनके फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हमारा सबसे पहला क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक चीज ड्रॉ कर रही हूँ, समझना उसको। ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे एक और कंटेनर है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों में वाटर फिल कर देती हूँ, दोनों में वाटर फिल है। ठीक है, अब इस वाले कंटेनर में सिर्फ वाटर फिल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट? क्योंकि वाटर क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट ही होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। एंड इसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे भी, इसमें भी वाटर है, बट इसमें क्या, मैं कुछ इम्प्योरिटी डाल देती हूँ, मतलब कुछ पार्टिकल्स डाल देती हूँ किसी भी चीज का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इम्प्योर सॉल्वेंट। इम्प्योर सॉल्वेंट। अब देखो क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? ये रेशियो होता है हमारा किसका? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसको क्या डिनोट करेंगे? P नॉट A से, जो कि हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा, और जिसमें इम्प्योरिटी डली है उसको हम लोग सिर्फ PA से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, ये दोनों कंटेनर अगर हम लोग क्लोज कंटेनर लेते हैं और ये बॉयल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वाटर पे क्या होगा? कुछ ना कुछ लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगेगा। ठीक, इसी को हम लोग डिनोट किए किससे? P नॉट A और PA से, राइट? तो बोला क्या है? वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये रेशियो होता है हमारा वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कंटेन किया रहता है क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। ठीक है, जो कि इक्वल किसके होता है? इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो जो समझो ध्यान से, थोड़ा हम ध्यान से समझा रहे, फिर से समझो। ये हमारा रेशियो होता है किसका? वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो जो रिलेटिव लोअरिंग होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वो कंटेन क्या किया है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं बच्चे? जिनके पास खुद का प्रेशर नहीं होता है, जिनके पास खुद का वेपर नहीं होता है, राइट? जैसे कि ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वो हमारे किसके इक्वल होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हमारे इक्वल होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन के। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है बच्चों।
ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इतना याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रहेगा। यहाँ बी लिखा है तो बी को हम लोग किससे डिनोट किए, सोल्यूट से। ठीक बच्चा, अब क्या बोला है, इन आइडियल सॉल्यूशन ईच सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो ये जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है वो सारे के सारे जितने भी सब्सटेंस है उसमें सारे के सारे ओबे करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को। तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, पीए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट एंड पी टोटल कैसे निकल जाएगा, पीए प्लस पी भी कर दोगे, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, अब इसी को आप कंबाइन कर दोगे तो आपका पी टोटल निकल जाएगा। ये आपका एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं बच्चा, यहीं से पूछते हैं, पी नॉट माइनस पी बाई में पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रहता है। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना, इसको दिमाग में रखना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट चलते हैं दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों देखो, अब हमारा दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर पे रहता है जब उसका वेपर प्रेशर एकदम इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। As the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is lower than, देखो तो ये वेपर प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कंटेन करता है हमारा वही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और वो लोअर देन दैट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से लोअर होता है। ठीक, इट बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो क्या होता है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, जैसा कि हमारे इस फिगर में शो किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये है। ठीक, अब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमारा ज्यादा ही है ना सॉल्यूशन से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, वही बोला है। The increase in boiling point is known as elevation in boiling point। तो जो increasing हो रहा है हमारा boiling point में, उसी को हम लोग कहते हैं elevation in boiling point, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को हम लोग लिख सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी आ जाता है, केबी इंटू एम। एम क्या है हमारा, मोलैलिटी है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एम क्या है, मोलैलिटी है। और आपका मेन फॉर्मूला ये है, ध्यान देना, क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मूले से बनता है, ये फॉर्मूला माइंड में रखना। और जो यहाँ पे हमारा केबी है ना, केबी को हम लोग दो नाम से जानते हैं, पहला तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट का नाम भी याद रखना। ओके बच्चों, और यहाँ पे एम क्या है ये भी ध्यान देना, मोलैलिटी है। अब यूनिट ऑफ केबी क्या होती है, डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा क्या है। हाँ आई नो थोड़ा मुश्किल है समझना, बट आप थोड़ा सा समझ लो और इसका फॉर्मूला मेन याद रखो, आपको फॉर्मूला ही काम देगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट अब तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हमारा तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम इक्वल। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड जो होता है ना, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड, वो इक्वल किसके हो जाता है, हमारे सॉलिड फेज के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉलिड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एकदम इक्वल हो जाता है। ठीक, as we know that vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent। तो क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में भी हमारा क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेन होगा, जो कि लोअर देन किससे होता है, प्योर सॉल्वेंट से।
सॉलिड फॉर्म गेट सेपरेटेड आउट एट द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म होता है वो सेपरेट हो जाता है किस पे, लोअर टेम्परेचर पे। दिस डिक्रीजेस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिक्रीजेस मतलब डिक्रीजिंग होता है हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में ऑफ अ लिक्विड के, मतलब लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन डिक्रीजिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, डेल्टा टी एफ को हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, एम क्या है हमारा, मोलैलिटी। यहाँ पे आर लिखा है बच्चों, लेकिन मोलैलिटी नहीं होता है, एल होता है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक बच्चों, अब के एफ हमारा कांस्टेंट है और इसका दो नाम है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट का नाम याद रखना। और यूनिट क्या होता है, वही डिग्री सेल्सियस पर मोलर। और तो और ध्यान देना, फॉर्मूला मेन आपका ये है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फॉर्मूला माइंड में रखना। अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको समझते हैं। देखो, इसको समझने से पहले जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एबे नॉलेट। तो देखो बच्चों, ऑस्मोसिस ऐसा फेनोमेना होता है किसका, स्पॉन्टेनियस फ्लो का, जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो कर जाते हैं। कहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है, कहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ से। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक वो फ्लो कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। What is SPM? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये तो इजी था, समझिए। अब देखो क्या होता है, सम नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर एनिमल ब्लैडर। तो देखो कुछ नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे कि एनिमल ब्लैडर, सेल मेम्ब्रेन एटसेट्रा। और फिर क्या लिखा है, Cu2FeCN6 is an artificial semi-permeable membrane। तो देखो Cu2FeCN6 एक आर्टिफिशियल एसपीएम है जो कि वर्क नहीं करता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व कर जाता है उनमें। ठीक, अब ऑस्मोसिस में भी ऑस्मोसिस हो सकता है हमारा एक्सोमोसिस और एंडोमोसिस। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एक्सोमोसिस क्या होता है, इट इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होने लगता है किससे, सेल से, थ्रू द एसपीएम। और एंडोमोसिस क्या होता है, इनवर्ट फ्लो होने लगता है वाटर और सॉल्वेंट का सेल के थ्रू, किससे, एसपीएम से। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये आपको जानना वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, बायो वालों के लिए जरूरी है, क्योंकि बायो वाले ये पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ वालों को जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसका ये क्या बोलते हैं, जो आगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे वो समझ लो। ये तो बाकी बायो का पार्ट है, इसमें से ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर असली केमिस्ट्री वाला इधर आया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर नेसेसरी टू स्टॉप ऑस्मोसिस। जो भी हमारा प्रेशर लगता है ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, मतलब जो सॉल्वेंट हमारा प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जा रहा है थ्रू द एसपीएम, उसको स्टॉप करने के लिए कि नहीं भाई अब तुम फ्लो मत करो, जितना प्रेशर लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर कैन मूव थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल। वही एसपीएम से क्या होता है कि वाटर मूव कर जाता है। ठीक, the tendency for this to occur is related to the molarity of the solution
is also a function of the temperature and is measured with the device can a crystal tube. अब देखो, जो टेंडेंसी होता है हमारा किससे रिलेटेड, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन से, वो हमारा टेम्परेचर का फंक्शन भी होता है और इसको हम लोग मेजर किससे कर सकते हैं, क्रिस्टल ट्यूब से। तो बच्चों देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब इसका मेन फॉर्मूला यही होता है हमारा, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। एम क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मोलैरिटी क्या है हमारा, मैम कंसंट्रेशन टर्म है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस आर की जगह कभी कभी एस भी दे देता है, सी एस टी, दोनों बात वही है, वो भी गैस कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो अगर एक और आपका फॉर्मूला यहीं पे ये बन जाता है क्या, पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी, ठीक है। ये तीन चीज है, अगर ऐसे लिख के दे देता है तो कंफ्यूज मत होना, सबका बात वही है। यहाँ पे मोलैरिटी होता है बट कभी कभी सी दे देता है, मतलब कंसंट्रेशन दे देता है, कभी कभी आर की जगह एस दे देता है, लेकिन वो रहता गैस कांस्टेंट ही है। क्यों, अब देखो आर की कई जगह कई वैल्यू होती है, बट मैं एक वैल्यू बता दे रही हूँ जो हमेशा यूज होगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ 8.314 इंटू 10⁻⁷। ये एक आर की वैल्यू है जो हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाती है, तो याद रखना गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और भी बहुत वैल्यू होती है, बस इतनी नहीं होती है। आप जब आगे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, बट 12th तक के लिए ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो, आपको पता चल जाएगा, मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग को समझना है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। जब भी, मतलब when the external pressure applied on the solution is more than osmotic pressure, जैसे कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा निकल जाए, तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट रहेगा वो फ्लो करने लगेगा सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो हमारा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है ना, उसी वो कैसे होता है हमारा, रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी, फटाफट चलते आगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म खत्म। अब हम लोग को समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशन कैन बी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन कौन कौन से कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। A solution having greater osmotic pressure at a given temperature are called hypertonic solution. ऐसा solution जो ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, a solution having smaller osmotic pressure at a given temperature are called hypotonic solution. ऐसे सॉल्यूशन जो कि स्मॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, a solution having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. ऐसे सॉल्यूशंस जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, इससे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, स्कूल वाले भी कभी कदार यूट्यूब वगैरह में दे देते हैं, तो समझ लो, ठीक। और 2 मार्क्स से ऊपर के तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाले, तो इतना डेफिनेशन अगर आप सोच रहे हो मैम काफी रहेगा, तो हाँ बच्चा काफी रहेगा, इतना काफी आपके लिए, इतना लिख के आ जाओ कि मार्क्स मिल जाएगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। चलो, abnormal molecular mass क्या होता है, in some cases observed colligative properties deviate from their normal calculated values due to association and dissociation of molecule.
देखो कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, वो डेविएट हो जाता है कैलकुलेटेड वैल्यूज से, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज से दूसरा वैल्यू आने लगता है। किसकी वजह से? एसोसिएशन की वजह से और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by mb। mb क्या है बच्चा? हमारा मोलैरिटी, राइट? m क्या था हमारा? मोलैरिटी था ना, कंसेंट्रेशन टर्म। ठीक, अब देखो लाइनी हायर एंड लोअर वैल्यूज of molecular mass is observed in case of एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन रिस्पेक्टिवली। जब भी हमारा हायर या लोअर वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इन केसेस में। कौन से केसेस में? एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केसेस में रिस्पेक्टिवली। ठीक, बट एग्जाम्पल क्या आता है हमारा यहाँ पे? इन बेंजीन में, एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसोसिएटेड हो जाता है। सो इट्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज 120। जब एसोसिएट होता है तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है 120। सिमिलरली KCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो KCl क्या होता है? डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। So its observed molecular mass is 37.25। तो हमारा molecular mass क्या आ जाता है इन केस में? किस केस में? डिसोसिएशन के केस में आ जाता है हमारा 37.25। देखो these observed values are corrected by multiplying with want of factor। तो ये जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो करेक्ट कर सकते हैं हम लोग किससे? मल्टीप्लाई करके। किसको? वांट ऑफ फैक्टर से। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों? चलो फटाफट समझते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग समझते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसमें हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं। अब होता क्या है ये समझते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रेशियो हमारा किसका होता है? ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, फिर जो हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाले रहते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको क्या पढ़ सकते हैं और इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और एक और फॉर्मूला इसका बनता है, क्या बनता है? I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल। ठीक है, सो टू करेक्ट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर I must be included in different expression for colligative property। अब देखो यहाँ पे क्या है समझना, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, बस इनटू में आगे I लगा दो। ठीक, ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता है, बस इनटू में I लगा दिया आगे। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इनटू में I लगा दिया, बस इतना। ठीक है, ये फॉर्मूले पे ध्यान देना, कभी कभी वांट ऑफ फैक्टर निकालने को बोल देता है तो ऐसे ही ये फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक, अब हम लोग को देखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड वांट ऑफ फैक्टर। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स डिसोसिएट, अगर कोई एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस का क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है इनटू n पार्टिकल्स में, तो क्या होता है? जो हमारा A इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक हम लोग के पास रिएक्शन दिया है A इज इक्वल्स टू NP। इनिशियली वो क्या रहता है? A हमारा 1 मोल का रहता है, जो रिजल्ट बना रहता है वो 0। अब एट इक्वेटिंग तो यहाँ पे क्या होता है? 1 माइनस अल्फा कर देंगे, n अल्फा कर देंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 1 माइनस A अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है बच्चों, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई में 1। ये आपका मेन फॉर्मूला है। फिर इसी को सॉल्व करके यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया है। वांट ऑफ फैक्टर I अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो सोल्यूट अंडरगोइंग किसके हो जाता है? डिसोसिएशन के। ठीक है, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझ लो और वांट ऑफ फैक्टर क्या है, दोनों में रिलेशन। इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस A associate to form n and alpha is a degree of association। अगर n molecule of a substance A associate कर जाता है from
अल्फा एन मतलब ए एन से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होगा कैसे शो करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी सेम हमने क्या किया है, रिएक्शन लिया है एन ए इज इक्वल्स टू ए एन। इनिशियली 1 मोल का था तो ये 0 रहेगा, फिर एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा बाई एन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई में एन। अब आई इज इक्वल्स टू क्या हम लोग का फॉर्मूला निकल गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये हमारा मेन फॉर्मूला है और इसी को दोबारा सॉल्व करके अल्फा की फॉर्मूला बना दिया है ये। अब वन टॉप वेक्टर छोटा रहेगा अगर 1 से, तो सॉल्यूट क्या होगा, अंडरगोइंग एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं क्वेश्चन का एक लेक्चर लाऊंगी जरूर, क्योंकि आई नो मैंने इस चैप्टर में बस अभी थ्योरी पार्ट कवर किया है, क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो क्वेश्चंस मैं पूरा एक लेक्चर लाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आपका जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए थ्योरी अच्छे से समझ लो। थ्योरी पार्ट आपका इस चैप्टर का तो एकदम खत्म, बस क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं जल्द ही लेक्चर लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए वेट करिए। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।